हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। कल हमने देखा कैसे किसी भी सम्स को हम कर सकते हैं। अगर कोई सम दिया गया है जिसमें फोर्स की बात की गई है, मीन्स अगर न्यूटन की बात की है, न्यूटन मैकेनिक्स की बात की गई है, आप किसको भी ले सकते हैं। आप जा सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म में भी, अगर कोई फोर्स के रिलेटेड क्वेश्चन हो। और मैक्सिमम क्वेश्चन 60% क्वेश्चन जो होते हैं किसी भी कॉम्पिटिशन के इसी से रिलेटेड होते हैं। हाँ, और बाकी यही क्वेश्चन जो कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। ये फोर्स वाला जो होता है क्वेश्चन, ये कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होते हैं। बाकी सब फार्मूला बेस होते हैं। जैसे थर्मोडायनेमिक्स की बात करेंगे आप, हीट ट्रांसफ़र, ये सब की बात करेंगे, तो वहाँ पे जो क्वेश्चन होते हैं क्या होते हैं, सब फार्मूला बेस होते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं, जो कल हमने पढ़ा, कल या परसों, फोर्स का चैप्टर, तो फोर्स में क्या था कि हमें लास्ट में एक इक्वेशन ऑफ द मोशन लिखना था। फोर्स एफ नेट इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अगर हमने किसी भी क्वेश्चन को पढ़ के इतना कुछ कर पाए, लिख पाए उसका इक्वेशन, तो हम बाकी सब उसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं, है कि नहीं। हमने कल देखा फिर स्टेप्स कौन से हमें फॉलो करने पड़ेंगे। अगर वो स्टेप्स को हम फॉलो करके सॉल्व करेंगे तो कोई भी सॉल्व कर सकते हैं। तो कल हमने देखा कैसे कैसे होते हैं। फिर हमने देखा कि टाइप्स ऑफ फोर्सेज देखेंगे। जब सेकेंड स्टेप की बात करते हैं तो हम देखते हैं ना कौन से फोर्स पे एक्ट कर रही है। फर्स्ट स्टेप तो सिस्टम डिसाइड करने का, दूसरा कौन से फोर्सेज एक्ट कर रही हैं उस सिस्टम पे। तो आज हम देखेंगे कि फोर्स के टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं, कौन कौन से फोर्स कहते हैं, किस फोर्स को हम क्या कहते हैं, वेट फोर्स है कि क्या है, नॉर्मल क्या होता है, भी फोर्स है। तो आज हम सबको टाइप्स को बाद में देखेंगे। पहले देखते हैं कि हमारे नेचर्स में कौन कौन से फोर्सेस एग्जिस्ट करते हैं। अभी तक खोजे गए हैं, एग्जिस्ट और भी कर सकते हैं, लेकिन अभी तक जो हम जानते हैं जिसके बारे में, जो जो फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं हमारे नेचर में, वो सब है। इसलिए हम क्या, फंडामेंटल फोर्सेस ऑन नेचर्स। जब आप देखेंगे तो पहली बात तो ये देखिए फोर्सेस आए कहाँ से। आप मेरे मतलब जो भी कॉन्सेप्ट को समझिए, इनिशियली स्टार्ट करिए। जैसे मैंने आपको बताया था, अगर कोई मैटर एग्जिस्ट कर रहा है, कोई पार्टिकल मैटर एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसके पास एक अपने आप प्रॉपर्टी आ जाती है। क्या? उसके पास मास आ जाता है। क्या हो जाता है? मास आ जाता है। और अगर वही मतलब मैटर की बात करें, मैटर, उस पर जो मास आ जाता है, और मास जो पार्टिकल देते हैं कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अगर मान लीजिए कोई पार्टिकल या मैटर, मेनली मैटर कोई एग्जिस्ट कर रहा है इस यूनिवर्स में, तो उसके पास क्या हो सकते हैं? उसके पास मास अपने आप आ जाता है। कुछ एक्सेप्शन हो सकते हैं, लेकिन अगर कोई पार्टिकल, हाँ, यहाँ पे मतलब मैटर यूनिवर्स में एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसके पास एक प्रॉपर्टी अपने आप आ जाती है। क्या? मास की। एक प्रॉपर्टी मास की आ जाती है, और जो दूसरी प्रॉपर्टी आती है वो चार्ज की प्रॉपर्टी आती है। ये दोनों अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हैं, है कि नहीं। तो अगर कोई मैटर एग्जिस्ट कर रहा है तो उसके पास एक प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से इनर्शिया होता है, उसको कहते हैं मास। और एक दूसरी प्रॉपर्टी आती है जिसकी वजह से उसके अंदर कहते हैं चार्जेस आते हैं, चार्ज की वजह से। तो जो मास होता है, कोई ऑब्जेक्ट का मास है, दूसरे ऑब्जेक्ट के मास के साथ क्या एक इंटरेक्शन होता है। अब ये मास वाले इंटरेक्शन को हम कह देते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, है कि नहीं। तो किसी कोई ऑब्जेक्ट जो एग्जिस्ट कर रहे हैं तो उसके पास मासेस होती हैं, मास के बीच में एक इंटरेक्शन होता है, और ये जो इंटरेक्शन होता है ये ऑलवेज अट्रैक्शन वाला होता है। और इस इंटरेक्शन को हम बोल दिए कि ये जो इंटरेक्शन मास की वजह से हो रहा है उसको हम कह दिए क्या? ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है। कभी भी जब ये चीज़ें होती हैं, कभी भी जब किसी चीज़ का इंटरेक्शन होता है, तो सेम नेचर की चीज़ों से इंटरेक्शन होता है। तो जब जो बॉडी के पास दो मासेस हैं, बॉडी के पास मासेस है, तो उनके बीच जो अट्रैक्शन हो जाएगा वो ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाएगा। अब ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करेंगे तो आपने देखा कि ग्रेविटेशनल फोर्स को कौन खोजा? न्यूटन साहब ने खोजे थे, सर ने। उससे फोर्स क्या था? जो होता है ये होता है माइनस Gmm अपॉन आर स्क्वायर। अब तुम कामयाब हो जाओ। ठीक है। तो ये होते हैं क्या हमारे फोर्स, किस पे? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहाँ हमने माइनस साइन नहीं लगाया क्योंकि हमने वेक्टर बस मैग्नीट्यूड लिखा है। अगर इसका मैग्नीट्यूड ये लगाया हम वेक्टर फॉर्म, तो यहाँ पर हमको आर वेक्टर दिखाना पड़ेगा, और यहाँ पे माइनस साइन लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये फोर्स एक दूसरे को, ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं। तो आपने समझा जो एक पहला फोर्स जो नेचर में एग्जिस्ट किया, ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि जो मास, कोई ऑब्जेक्ट हमारा एग्जिस्ट कर रहा है उसके पास मास होती है, तो मास की प्रॉपर्टी की वजह से उसके अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स आया। अब ये फोर्स का जो रेंज होता है, आप रेंज देखिए आर है, आर को आप जैसा वैल्यू पुट करेंगे वैसी वैल्यू आपको एफ की मिलेगी, ग्रेविटेशनल फोर्स की, है कि नहीं। आर की वैल्यू चेंज करेंगे तो उसकी भी चेंज होगी। अगर आर की वैल्यू इन्फाइनाइट रखेंगे तो एफ की वैल्यू जीरो हो जाएगी। मीन्स अगर दो ऑब्जेक्ट्स हैं, मास है उनके पास, बहुत दूर रखे गए हैं, तो उनके बीच का जो इंटरेक्शन होता है बहुत कम होगा, है कि नहीं। तो मीन्स आप रेंज आप इसका ले सकते हैं इन्फाइनाइट, है कि नहीं, ले सकते हैं। अब इसके बाद जब ग्रेविटेशन की बात की है, ये जो मतलब फोर्स आया, ये उनकी प्रॉपर्टी मास की वजह से आया। अब जो दूसरा प्रॉपर्टी है उसके पास, चार्ज की प्रॉपर्टी, उस चार्ज की प्रॉपर्टी की वजह से क्या हुआ? दो चार्जेस अगर होंगे तो उनके बीच में इंटरेक्शन होगा, सेम नेचर है। अब इंटरेक्शन होगा तो जो ये फोर्सेज जनरेट करेंगे उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स।
तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कौन दिए थे? कूलम्ब सर ने। क्या होता है ये? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन लिखेंगे या एप्सिलॉन नॉट। अगर हम एयर की बात करेंगे या वैक्यूम की तो एप्सिलॉन नॉट Q1 × Q2/r²। तो देखेंगे सेम नेचर का फोर्स है। आप देखेंगे कि जैसे जी यहाँ पे कांस्टेंट था, वैसे यहाँ पे भी क्या है, कांस्टेंट है। ये जो प्रॉपर्टी थी पहले पार्टिकल की, ये दूसरे पार्टिकल की प्रॉपर्टी थी मास वाली, यहाँ पे पहली पार्टिकल की चार्ज वाली प्रॉपर्टी, दूसरी पार्टिकल की चार्ज वाली प्रॉपर्टी अपॉन r²। सेम, मतलब इन्वर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करते हैं लोग, है कि नहीं? इन्वर्स स्क्वायर लॉ मीन्स ये लोग डिस्टेंस के स्क्वायर से रेसिप्रोकल में वेरी करते हैं। मतलब मैं इसे दिखाऊँ, इसका वेक्टर फॉर्म r वेक्टर, है कि नहीं? तो इसका भी रेंज क्या होगा? इनफाइनाइट होगा। कुछ और चीज़ बता सकता हूँ मैं, जैसे आप जानते हैं कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो हमेशा क्या करता है? अट्रैक्शन वाला फोर्स होता है। क्योंकि जो प्रॉपर्टी होती है, मास की प्रॉपर्टी होती है, किसी पार्टिकल नहीं बोल सकते, किसी मैटर की जो मास की प्रॉपर्टी होती है वो एक ही टाइप की प्रॉपर्टी है। और एक टाइप की प्रॉपर्टी होने की वजह से क्या होते हैं, ये बस एक ही टाइप का इंटरेक्शन दिखाते हैं, जो है इंटरेक्शन का क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन अब देखिए चार्ज की खोज कैसे हुई? चार्ज की खोज ऐसी हुई कि जो एक और प्रॉपर्टी थी हमारे मैटर की, उसके पास क्या था? चार्ज था। तो जो साइंटिस्ट स्टडी कर रहे थे इसको लेके, तो उन्होंने देखा कि अगर मैं किसी रबर को, मतलब किसी बलून को रगड़ रहा हूँ, किसी रॉड को रगड़ रहा हूँ, प्लास्टिक रॉड, तो हाँ, तो एक बार वो अट्रैक्ट कर रहा है, एक बार किसी और के साथ करने पे इंटरेक्शन पे वो रिपल भी कर रहा है कि नहीं? हमने देखा अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पर मास हो तो मास एक ही टाइप की प्रॉपर्टी, एक ही नेचर का मतलब प्रॉपर्टी है, मास, बस मास ही है, तो मास हमसे अट्रैक्ट करते हैं क्योंकि एक ही नेचर है, मास है बस। लेकिन इसमें देखा गया कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स की जिसकी बात करते हैं हम, उसमें कभी कभी वो अट्रैक्ट कर रहा है, कभी कभी रिपल कर रहा है। तो ये सोचा गया जब एक प्रॉपर्टी बस एक इंटरेक्शन दिखा रहा है, तो ये जो चार्ज रिपल भी कर रहा है और क्या कर रहा है? अट्रैक्ट भी कर रहा है। इसका मतलब ये दो प्रॉपर्टी शो कर रहा है, दो इंटरेक्शन शो कर रहा है चार्ज। इसका ये मतलब हुआ कि इसमें जो पार्टिकल, जो मतलब हमारे चार्जेस होंगे, दो टाइप के हो सकते हैं। एक को बोल दिया हमने पॉजिटिव चार्ज वाले, एक दूसरे को नेगेटिव बोल दिए, है कि नहीं? तो ऐसे बना हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। फिर हमने डिसाइड किया, अब ऐसा बोलेंगे कि क्यों इलेक्ट्रॉन के को नेगेटिव चार्ज बोलते हैं, वो मान लिया गया था पहले से ही, तो वही मान के चले आए हैं। कन्वेक्शन जो माना जाता है वो मान के चलते हैं हम। जैसे हम ए को ए बोलते हैं, अगर कोई जो अल्फ़ाबेट बनाए ABCD ऐसे बनाए हैं, अगर आज वो लिखता है BACD, अगर वो लिखते हैं आज ऐसा, तो आज हम इसको मान के चलते हैं। जो कन्वेक्शन पहले से माना गया वही हम मान के चल रहे हैं। तो वैसे ही रैंडमली मान लिया गया कि इसको हम पॉजिटिव चार्ज कहेंगे, इसको नेगेटिव चार्ज कहेंगे। तो उसी को मानते मानते आज हम उसी का यूज़ करके करते हुए बताते हैं कि कौन सा चार्ज किस पे है। तो ऐसे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की बात हुई, क्योंकि इसमें अट्रैक्शन भी है, अट्रैक्ट भी करता है और ये रिपेल भी करता है। तो Q1 Q जैसा रहेगा उस हिसाब से इसका फोर्स की वैल्यू आएगी। तो ये सेकंड फोर्स हम जान गए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स मीन्स इलेक्ट्रिसिटी भी आएगा, इसके अंदर मैग्नेटिज्म भी आएगा, है कि नहीं? इलेक्ट्रिसिटी जैसे कि आप दो चार्जर्स रेस्ट पे रखे हुए हैं, बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक मीन्स इलेक्ट्रो मीन्स चार्जेस का रेस्ट पे होंगे तो क्या इंटरेक्शन होगा, उसको इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। फिर मैग्नेटिज्म बोलते हैं, मैग्नेट्स कैसे अट्रैक्ट करते हैं, रिपल करते हैं, सेम पोल्स, हाँ, डिफरेंट पोल्स। तो अगर पूरी स्टडी करेंगे तो किस में आएंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में आएंगे, है कि नहीं? अब आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, अगर मान लेते कोई इलेक्ट्रॉन या कोई चार्ज रेस्ट पे है, अगर उसके आसपास हम कोई मैग्नेटिक फील्ड ला दें, चेंज ना हो मैग्नेटिक फील्ड, और इलेक्ट्रॉन मतलब मूव ना करे उसके रिस्पेक्ट में, मैग्नेट के हिसाब से, मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से, तो इलेक्ट्रॉन में कोई इफेक्ट दिखेगा ही नहीं उसका, है कि नहीं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज, जो मतलब जो नेचर है वो क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का नेचर, इलेक्ट्रिसिटी वाला, इलेक्ट्रोस्टैटिक, हाँ। लेकिन जो इसमें है मैग्नेट में, मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी है, दोनों एक दूसरे से डिफर करती हैं। एक चार्ज दूसरे चार्ज को इफेक्ट करेगा, नहीं, एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को इफेक्ट डालता है, एक मैग्नेट दूसरे चार्ज को इफेक्ट नहीं डाल सकता अगर मोशन में, मतलब रेस्ट पे एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। तो ऐसी चीज़ें होती हैं, सेम नेचर के फोर्स होंगे तभी इंटरेक्शन होता है। हम समझ गए। इसका भी रेंज इनफाइनाइट है, क्योंकि आप इनफाइनाइट रखेंगे वैल्यू ओबे करेगी। अब इसके बाद आता है न्यूक्लियर फोर्सेस। जैसे आपको पता है एटम, कोई अगर एटम है, हम इसका एक सिंपल मॉडल लें तो एटम के पास क्या होता है? एक न्यूक्लियस होता है और इलेक्ट्रॉन्स के आसपास अराउंड रिवॉल्व करते हैं। आपको पता है जो न्यूक्लियस का साइज़ होता है 10⁻15 मीटर, जिसको हम कहते हैं 1 फेम्टोमीटर बोलते हैं, के रेंज का होता है। तो सोचिए कितना छोटा रेंज है, हाँ।
और इसके अंदर क्या होते हैं, ढेर सारे प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं। सोचिए इतने से छोटे से जगह में प्रोटॉन हैं, ढेर सारे प्रोटॉन्स हैं, और न्यूट्रॉन में कोई तो चार्ज होता नहीं है। तो सोचिए जब प्रोटॉन है तो इसको क्या कर सकते हैं, रिपल करेंगे ना, सीधी सी बात है। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से देखा जाए तो कितना ज़्यादा तेज, मतलब कितना ज़्यादा फोर्स है रिपल करने वाला। अगर हम इधर रखें 10⁻15, 10⁻30 जगह ये ऊपर चला जाएगा तो कितना 10⁻30, है कि नहीं, कितना ज़्यादा फोर्स आ जाएगा। फिर भी वो लोग न्यूक्लियस में कैसे रह रहे हैं बताओ? क्योंकि जो यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के अलावा एक और फोर्स लग रहा है जो इनको करके बाउंड करके रख रहा है न्यूक्लियस में। और जो फोर्स कहते हैं उसको हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग फोर्स या न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। अब ये क्यों होता है? ये होता है इंटरेक्शन बिटवीन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन क्या करते हैं, एक दूसरे में ऐसा इंटरेक्शन फोर्स लगाते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, ये फोर्स किससे, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से भी ज़्यादा होता है। इसकी वजह से रिपल्सन नहीं हो पाता है, बाउंड होते हैं, है कि नहीं। और ये जो रेंज होता है इसका कितना होता है, 1 फेम्टोमीटर। इससे ज़्यादा दूर जाएंगे तो इनका इंटरेक्शन नहीं हो पाता है कि नहीं, फोर्स वीक हो जाती हैं। तो ये 10⁻15 मीटर के अंदर बहुत अच्छा काम करेंगे, बहुत स्ट्रॉन्ग रहेंगे। उसके बाद इसका रेंज बढ़ाएंगे तो ये बहुत वीक हो जाती है, बहुत तेज़ी से डिके करती हैं, है कि नहीं। तो स्ट्रॉन्ग फोर्स ही होता है। तो देखिए जो न्यूक्लियस इंटरेक्शन होते हैं, मतलब रेडियो एक्टिव डीके होते हैं, न्यूक्लियस जब अनस्टेबल होता है, क्यों अनस्टेबल होता है, जब प्रोटॉन ज़्यादा हो जाएंगे, प्रोटॉन जब ज़्यादा हो जाएंगे तो फोर्सेस जो होंगी, कौन सी फोर्सेस, स्ट्रॉन्ग फोर्स को अगर बाउंड ना कर पाएंगी तो क्या होता है, न्यूक्लियस का डीके हो जाता है कि नहीं। तो ये सब स्ट्रॉन्ग फोर्सेस हैं। और लास्ट में आता है एक वीक फोर्स। अब वीक फोर्स क्या होता है, वीक फोर्स ये होता है कि जब हम बात करते हैं न्यूक्लियस या हम एटम की बात करते हैं, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं। आपको पता है न्यूट्रॉन चेंज हो सकता है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और भी चीज़ पार्टिकल्स में चेंज हो सकता है। मीन्स अगर कोई एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल में डीके कर रहा है, पार्टिकल क्या बोल सकते हैं, आप इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की बात कर सकते हैं, एटॉमिक पार्टिकल्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स डीके कर रहे हैं, एक एटम दूसरे एटम में चेंज हो रहा है। तो ये जो प्रोसेस हैं, इसके अंदर जो डिकेइंग प्रोसेस है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एक दूसरे में चेंज हो रहे हैं, प्रोटॉन का भी इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन बना रहा है, ये सब जो भी है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन नहीं बनाएगा। जैसे न्यूट्रॉन हो गया, न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन बना सकता है, प्रोटॉन बना सकता है, हाँ, नेट चार्ज देखिए 0 है, और एक और पार्टिकल बनाता है कि नहीं। तो ये सब वीक फोर्सेस में आते हैं जब डिकेइंग बात होती है, वीक फोर्सेस की। इसके बारे में ज़्यादा अभी तक नॉलेज, मतलब ज़्यादा मालूम नहीं पड़ा है अभी तक, तो इसके बारे में हमको ज़्यादा जानकारी है नहीं। तो हम बस इतना जानते हैं कि ये जो डीके होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उसमें जो चेंजेस होती हैं और नए जो पार्टिकल्स बनते हैं वो इसमें आते हैं। उसके अंदर जो फोर्सेस एक्ट करती हैं वो वीक फोर्सेस हैं, क्योंकि वहाँ पे ना ग्रेविटेशन, ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ना वीक स्ट्रॉन्ग फोर्स लगता है। यहाँ पे कुछ अलग फोर्स लगता है जिसको कहते हैं वीक फोर्सेस, ठीक नहीं, उसका नाम अभी तक हमको पता ही नहीं है। जैसे आप समझ सकते हैं, जैसे रेडियो एक्टिव डीके हो रही है, एक न्यूक्लियस दूसरे न्यूक्लियस में चेंजेस हो रहे हैं, तो क्या होता है कि हमारे पास ढेर सारे अगर एटम्स रखे, न्यूक्लियस रखे हैं, हम बता नहीं सकते कौन सा एटम डीके करेगा, है कि नहीं। अगर मान लीजिए उसका रेट ऑफ डिकेइंग कुछ है, तो पूरे होल पार्ट, मतलब होल जो हमारा सब्सटेंस है उसमें से उतना होगा, अप्रॉक्सीमेटली प्रोबेबिलिटी जितनी है, लेकिन कौन सा एग्जैक्टली होगा हम बता नहीं सकते हैं, क्योंकि मुझे उसके बारे में अभी तक ज़्यादा मालूम नहीं है। और जानते हैं और भी फोर्सेस हो सकती हैं, लेकिन अभी तक कितनी जानी गई है और लास्ट में भी ढूंढा नहीं गया है, बहुत कम ढूंढा गया है, ठीक है नहीं। और आपको उतना ज़रूरत भी नहीं है, बस आपको जानने की ज़रूरत है क्या क्या है। आप दो से खेलेंगे बस, ग्रेविटेशन फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। तो इतना समझ गए होंगे कि कैसे इन ग्रेविटेशन फोर्स आया, कैसे चार्जेस बने, पॉजिटिव नेगेटिव, समझ गए आप। अब इसके बाद देखते हैं कि कॉन्टैक्ट फोर्स, टाइप्स ऑफ फोर्सेस को हम लोग डिवाइड कर दें दूसरे बेस पे। क्या वो जो फोर्सेस हो रहे हैं, क्या बॉडी के टच की वजह से हो रहे हैं, क्या उनके बीच में कोई टचिंग, मतलब कुछ मीडियम नहीं है जिसको जोड़ रहा है, तो उसको बोलेंगे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। इतना आप समझ गए। अब इसके बाद देखते हैं टाइप्स ऑफ फोर्सेस। ये तो हम लोग देखिए फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं। अब हम देखेंगे कि कुछ फोर्सेस को वेट बोलते हैं, किसी को नॉर्मल कहते हैं, किसी को बोलते हैं फ्रिक्शन है, किसी को कहते हैं ये है वो है, जो भी है उसको हम लोग डिवाइड किए किस हिसाब से, किस कॉन्टैक्ट में होते हैं कि नहीं, जिस पे फोर्स लग रहा है और जो फोर्स लगा रहा है उसके बीच में कोई कॉन्टैक्ट मीडियम है, अगर होगा तो उसको कॉन्टैक्ट फोर्स, नहीं है तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। टाइप्स ऑफ फोर्स, तो क्या है कॉन्टैक्ट फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स, एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स।
कॉन्टैक्ट फोर्स मीन्स द फोर्स एक्ट बाय टच, टच से होता है या मीडियम, जॉइनिंग देम बोल सकते हैं। मीन्स उसके बीच में कांटेक्ट होगा, जिसके जो फोर्स लगा रहा है और जिस पे फोर्स लग रहा है। इसमें नॉन टच, उसमें टच ही नहीं होगा, ना कोई कांटेक्ट होगा, नो कांटेक्ट या नो मीडियम रिक्वायर्ड। अब किस फोर्स को किस में कैटेगरी में डिवाइड किया गया है देखेंगे। जो ये सब फोर्सेस है ना, सब क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। इसी को बस हम लोग जो अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं उसी को इसमें लिख दिए हैं और कुछ है नहीं। तो देखेंगे कॉन्टैक्ट फोर्स में कौन कौन से फोर्स आते हैं। आप कोई अगर पुलिंग फोर्स ले लीजिए, पुलिंग पुशिंग, ये नहीं, पुलिंग पुशिंग नहीं आएगा। जैसे आपको लीजिए टेंशन फोर्स, टेंशनल फोर्स, टेंशन हो गया। इसके बाद अप्लाइड फोर्स, हम किसी फोर्स पे जब अप्लाई करते हैं हाथों से अपने, मतलब ये अप्लाइड फोर्स, इसमें हम क्या करते हैं, कांटेक्ट करते हैं ना। इसके बाद स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग से जो फोर्स जनरेट होता है। इसके बाद नॉर्मल फोर्स, किसी ऑब्जेक्ट को कहीं सरफेस पर रखें तो उससे एक फोर्स अप्लाई होता है, नॉर्मल फोर्स हो जाता है वो, हाँ। और इसी में आ जाएंगे हमारे फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स कॉन्टैक्ट फोर्स होते हैं। फिर इसके बाद ड्रैग फोर्स, ड्रैग फोर्स की वजह से अगर कोई हम पैराशूट से कूदता है, ऊपर से कूदते हैं तो वो आराम से लैंड करते हैं, क्योंकि उस पर एयर फोर्स लगाती है, इसको कहते हैं ड्रैग फोर्स। और भी सारे फोर्सेस हो सकते हैं जो इसके में कांटेक्ट होना चाहिए, है कि नहीं। आप बायोन फोर्स भी डाल सकते हैं इसके अंदर। आप नॉन कांटेक्ट फोर्स में क्या जाएंगे, सबसे पहले ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स में कोई बीच में धागा जुड़ा नहीं है, फिर भी हम अट्रैक्ट होते हैं, हाँ। फिर इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अरे भाई लिखा जाओ, मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक वजह से। तो इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स सब एक साथ में आके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहलाते हैं। इतने सारे ये फोर्स हो गए, और भी फोर्सेस जो ले सकते हैं आप, etc। इसमें नॉन कांटेक्ट, इसमें जो कांटेक्ट होना ही नहीं चाहिए, है कि नहीं। तो ये सब फोर्सेस को हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे अगले वीडियो में। एक एक फोर्स को उठाएंगे, देखेंगे किसको नॉर्मल फोर्स कहेंगे, इसकी वैल्यू क्या होती है, वेट की बात करते हैं, वेट क्या होता है, टेंशन क्या होता है, नॉर्मल फोर्स, सभी को हम क्या पढ़ेंगे अगले वीडियो में एकदम अच्छे से, ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो स्प्रिंग फोर्स सबको। तो बस आज के लिए इतना ही। और इसमें बहुत सारे और भी फोर्सेस आ सकते हैं जो आपको नाम मालूम है, आपको लगे इसमें कांटेक्ट नहीं है तो आप इसमें रख दीजिए, जो कांटेक्ट है इसमें रख दीजिए, है कि नहीं। तो बस आज के लिए इतना ही, बाय बाय।